आपने कैंडल स्टिक्स भी सीख ली, पैटर्न भी याद कर लिए, इंडिकेटर्स का भी यूज कर रहे हो, लेकिन फिर भी लॉस हो रहा है। सच यही है कि मेजॉरिटी ट्रेडर्स टेक्निक एनालिसिस को सीखने के बाद भी लॉस करते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ट्रेडर्स ऐसी क्या गलतियां, ऐसी क्या मिस्टेक्स करते हैं टेक्निकल एनालिसिस को यूज करते हुए, जिसकी वजह से उन्हें लॉस होता है, और इन सब मिस्टेक्स के सॉल्यूशन क्या है। मेरा नाम है साहिल, मैं एक ट्रेडर और एक बिजनेसमैन हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद भी लॉस होने के मेनली तीन ही रीजंस होते हैं। सबसे पहला रीजन जो होता है वो है कि हमने टेक्निकल एनालिसिस ठीक से सीखा ही नहीं, या फिर हमें सिखाया नहीं गया। हम जब टेक्निकल एनालिसिस सीखते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि अगर डाउन ट्रेंड में ये पैटर्न है, कैंडलस्टिक पैटर्न है तो खरीद लो। अप ट्रेंड में अगर ये कैंडलस्टिक पैटर्न है तो बेच दो। अगर 9 ईएमए 15 ईएमए को नीचे से ऊपर कट कर दे तो बाय कर दो, ऊपर से नीचे कट कर दे तो सेल कर दो। बताया जाता है कि अगर आरएसआई 70 से ऊपर है तो सेल कर दो, अगर 30 से नीचे है तो बेच दो। लेकिन क्या हमने कभी खुद से ये पूछा कि ऐसा क्यों, एक्चुअल में ऐसा हो क्यों रहा है, कि अगर डाउन ट्रेंड में अगर मॉर्निंग स्टार पैटर्न आ रहा है तो वो क्यों बुलिश पैटर्न है, अगर अप ट्रेंड में अगर इवनिंग स्टार पैटर्न आ रहा है तो वो क्यों बियरिश है, अगर डाउन ट्रेंड में अगर हैमर पैटर्न आ रहा है तो वो क्यों बुलिश है। आपने सीखा होगा कि अगर हैमर के साथ एक कन्फर्मेशन कैंडल चाहिए होती है, क्या आपने ये पूछा कि हैमर के बाद कन्फर्मेशन पैटर्न क्यों चाहिए, कि हमने ऐसा सोचा? आंसर है नहीं। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम इस ट्रेडिंग में भी हम क्या करते हैं, रट्टाफिकेशन, हम बस रटने की कोशिश करते हैं। हम ट्रेडिंग में हम टेक्निकल एनालिसिस को इस तरीके से सीखते हैं कि जैसे हमें कोई एग्जाम क्लियर करने जाना है। हमारा मकसद यहाँ पर कोई एग्जाम क्लियर करना, एग्जाम में टॉप करना नहीं है। ट्रेडिंग की हेल्प से प्रॉफिट कमाना है, और इस प्रॉफिट कमाने के लिए हमें टेक्निकल एनालिसिस को बहुत ही अच्छे तरीके से सीखना होगा। हमें यहाँ रटना नहीं है, हमें ऐसे सीखना है कि ये पैटर्न वर्क क्यों कर रहा है। अगर बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है तो ये वर्क क्यों करता है, इसके बाद ट्रेंड चेंज क्यों हो सकता है। अगर ये बेरिश एंगल्फिंग अगर ये बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न है तो इसके बाद क्यों ट्रेंड चेंज हो सकता है। अगर ये हैमर है तो इसके बाद ट्रेंड अप ट्रेंड क्यों आ सकता है, ठीक है ना। अगर ये आरएसआई डाइवर्जेंस है तो इसके बाद ट्रेंड क्यों चेंज होता है, यहाँ पर क्यों एंट्री है। अच्छा, और जो हम दूसरी सबसे बड़ी गलती हम इसी में ही मतलब टेक्निकल एनालिसिस को ठीक से नहीं सीखते, इसी में ही हम दूसरी सबसे बड़ी गलती और हम क्या करते हैं, वो करते हैं हम सबसे कम टाइम हम कैंडलस्टिक पैटर्न हम बेसिक्स पर हम सबसे कम टाइम देते हैं, और जिससे आगे के जो पार्ट्स है जैसे इंडिकेटर्स, आरएसआई, एमएसीडी, स्टोकेस्टिक, इस पर हम ज़्यादा टाइम दे देते हैं। हम सबसे कम टाइम कहाँ दे देते हैं, कैंडलस्टिक, ट्रेंड क्या होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हम इनमें सबसे कम टाइम देते हैं, जो कि इसी की वजह से हमें टेक्निकल एनालिसिस के सीखने के बाद भी हमें लॉस होता है। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले हम दोबारा इसे सीखेंगे कि कैंडलस्टिक होती क्या है, कैंडलस्टिक के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है। हर एक कैंडल बायर्स और सेलर्स की स्टोरी बता रही होती है। हमें सब सीखना पड़ेगा दोबारा कि डाउन ट्रेंड में अगर मॉर्निंग स्टार आ रहा है तो ये बुलिश पैटर्न क्यों है, अप ट्रेंड में अगर इवनिंग स्टार पैटर्न आ रहा है तो वो बेयरिश पैटर्न क्यों है, ठीक है ना। आरएसआई के 70 के ऊपर जाने के बाद कि हमें सेल के ऊपर देना चाहिए। देखिए देखिए मैं इंडिकेटर्स का बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ। मैं बस कैंडलस्टिक पैटर्न्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स, ट्रेंड लाइंस, वॉल्यूम, मैं बस इन्हीं 5 चीज़ों का यूज़ करके ट्रेडिंग में बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा लेता हूँ। मैं इंडिकेटर्स का बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ। और जब आप भी मुझसे ये सब सीखोगे, बेसिक्स स्टार्टिंग से दोबारा सीखोगे, तब आप भी ये मानोगे कि हाँ, हमें इंडिकेटर्स, ईएमए, आरएसआई सीखने की ज़रूरत नहीं है, और बस इन 5 चीज़ों का यूज़ करके हम बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, अपने ट्रेडिंग करियर को बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत सक्सेसफुल हम हो सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद भी लॉस होने का जो सेकंड रीजन, या फिर आप कह सकते हो कि जो ट्रेडर सेकंड मिस्टेक करते हैं, वो करते हैं कि हम मार्केट के कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर करते हैं। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मार्केट के कॉन्टेक्स्ट का मतलब मेरा क्या है कि हम टेक्निकल एनालिसिस से पहले अप्लाई करने से पहले क्या हम ये देख रहे हैं कि क्या ये जो मार्केट कंडीशन, जो मार्केट कॉन्टेक्स्ट है, क्या ये टेक्निकल एनालिसिस अप्लाई करने फेवरेबल है भी या नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी ईरान इजराइल वॉर चल रहा है, ठीक है, और मार्केट कभी बहुत ज़्यादा गैप अप जा रहा है, कभी गैप डाउन जा रहा है, ठीक है ना। अब मान लीजिए ऐसी मार्केट कंडीशंस में जहाँ पर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा आई है, इसमें आपको बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न दिखाई दे कि मार्केट थोड़ी नीचे गई, कोई स्टॉक नीचे गया, और आपको बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न दिखाई दे, तो आपको यहाँ से क्या, अगर आप खाली हम इस कैंडल स्टिक को देखकर हम ट्रेड करें तो हमें यहाँ पर एक लॉन्ग कॉल मिल रही है, हमें शेयर को खरीदना चाहिए या फिर
इस शेयर की हमें कॉल बाय करनी चाहिए अगर ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस में है तो। यही मिस्टेक हम करते हैं। देखिए ईरान इसराइल वॉर चल रही है, ठीक है, और जब ईरान इसराइल वॉर चल रही है तो इस टाइम जो सारा जो मार्केट का जो प्राइस है वो किस पर चल रहा है, वो न्यूज बेस पर ज्यादा चल रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब ट्रम्प ने ये डेडलाइन पहली बार जो कहा था कि ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलना ही पड़ेगा, इसके लिए मैं उनको 2 दिन देता हूँ, और उन्होंने 2 दिन में नहीं ओपन करा तो हम उनके सारे पावर प्लांट को खत्म कर देंगे। तो हुआ क्या, जब भी नेक्स्ट डे जब मार्केट खुली तो वो स्टेप सॉरी वो गैप डाउन ओपन हुई, ठीक है ना। तो काफी मेरे मुझे वहां पर मेरा एक बेयरिश पैटर्न मुझे दिखाई दिया, ठीक है ना। गैप डाउन ओपनिंग गैप डाउन होना अपने आप में ही एक बेयरिश पैटर्न की तरह काम कर रहा है। मैंने वहां पर एक पुट बाय कर ली, ठीक है ना। फिर हुआ क्या कि जैसे मैंने पुट बाय कर ली, मुझे अच्छा सा प्रॉफिट चल रहा था डे एंड तक, मैंने प्रॉफिट बुक नहीं करा, मैंने ट्रेड से एग्जिट नहीं ली, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। हुआ क्या, उसी शाम को ट्रंप ने अपनी डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया 5 दिन के लिए, और मार्केट ने इस न्यूज को एक तरह से पॉजिटिव लिया गया, और नेक्स्ट डे क्या हुआ, निफ्टी 2-2.5% गैप अप हुई, और मुझे बहुत ज्यादा मुझे मेरी स्टॉप लॉस से ज्यादा मुझे लॉस हुआ। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी हम टेक्निकल एनालिसिस को हम अप्लाई करते हैं तो मार्केट के कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखकर अप्लाई करना है कि यहाँ पर ये मार्केट ऐसी है या नहीं कि जहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस अप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे कि मैं नॉर्मल एक एग्जांपल बताता हूँ कि आपने बुलिश एंगल्फिंग या हैमर ये सब देखा और आपने एक लॉन्ग ट्रेड ली, क्या आपने उससे पहले ये देखा कि उस शेयर का ट्रेंड क्या था, या फिर उस पूरे सेक्टर का ट्रेंड क्या था, मार्केट का ट्रेंड क्या था। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट कोई एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में थी और आपने क्या करा, जैसे कि मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में थी, हमने क्या करा, हमें एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न वहां दिखाई दिया और हमने शेयर बाय कर लिया। तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती है, हम यहाँ पर मार्केट के कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर करें। अगर पूरी देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड में है और किसी फॉर एग्जांपल किसी शेयर में कोई बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न अगर आ भी गया, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लॉन्ग ट्रेड ले लें। क्यों? क्योंकि जब पूरे मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हम ट्रेंड के हम अगेंस्ट नहीं जा सकते। ये क्या होगा, ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न जो यहाँ पर ऐसे केसेस में जो आता है, कोई भी बुलिश पैटर्न जो आता है वो हम ट्रेडर्स को फंसाने के लिए आता है। होता क्या है कि मे बी मुझे बिग ग्रीन कैंडल जो आई है वो आई है किसी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने, इंस्टीट्यूशन ट्रेडर्स ने अपने शॉर्ट कवर करा है, ठीक है ना। तो देखिए ये भी एक, ये जो मैं आपको सेकंड रीजन बता रहा हूँ, ये भी मेरे जो मैंने आपको फर्स्ट रीजन बताया ना कि हमने टेक्नोलॉजी एक से नहीं सीखा, ये उसी का ही एक पार्ट है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मुझे लगा मुझे आपको इसको अलग से बताना चाहिए कि हम मार्केट के कॉन्टेक्स्ट को हमें कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि अगर मार्केट की कंडीशंस टेक्निकल एनालिसिस को अप्लाई करने फेवरेबल है तो हमें अप्लाई करना चाहिए। जहां पर मार्केट न्यूज बेस्ड ज्यादा वॉलेटिलिटी ज्यादा हो, उस टाइम पर हमें कोई टेक्निकल एनालिसिस को अप्लाई नहीं करना चाहिए। इवन हमें मार्केट से दूर ही रहना चाहिए। हमें हमेशा एक ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा जो कैश है, कैश इज आल्सो पोजीशन। लॉस होने से अच्छा है कि हमारा जो कैश है हम उसे बचाए रखें, क्योंकि कैपिटल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग करियर में। टेक्निकल एनालिसिस में जो लॉस होने का जो थर्ड रीजन है वो है कि हम अपने इमोशंस को ही नहीं समझते, ठीक है ना। हम कैंडलस्टिक पैटर्न सीखते हैं, इंडिकेटर सीखते हैं, हम इनके ऊपर बहुत सारे रिसर्च पेपर पढ़ डालते हैं, लेकिन हम अपने इमोशंस को ही नहीं सीखते। आप अपने कुछ पास्ट के ट्रेड्स उठाना, कुछ और देखना जिनमें ट्रेड्स में आपको लॉस हुआ है, उसमें क्या रीजन, टेक्निकल एनालिसिस, क्या मार्केट था, या फिर आपके इमोशन थे। मोस्टली लॉसेस ट्रेड्स में आपके जो लॉस का जो रीजन टेक्निकल एनालिसिस मार्केट नहीं होती, हमारे खुद के इमोशंस होते हैं, जैसे फियर, ग्रीड, लालच, पेशेंस, सबर न होना, ठीक है। मैं आपको इसको बहुत अच्छे एक आसान से एग्जांपल से समझाता हूँ कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, इमोशंस को ना समझना। मैं आपको लालच और डर दोनों का एग्जांपल देकर समझाता हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल कोई एक ट्रेडर है, ट्रेडर ए, एक ट्रेडर ट्रेडर बी, इन दोनों के पास ही 10-10 हजार रुपए ट्रेडिंग के हैं। हमें नहीं पता कि हम इनको देख रहे हैं, वो सॉरी इनको नहीं पता हम उनको देख रहे हैं, ठीक है। वो अपने आप इंडिपेंडेंट अपने आप से ट्रेड कर रहे हैं। मान लीजिए किसी दिन इन दोनों ही ट्रेडर्स ने, ट्रेडर ए ने ट्रेडर बी ने एक सेटअप देखा, ठीक है। उस सेटअप को देख के इन्हें लगा कि ये बहुत अच्छी लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज है। मैं ये मान लीजिए ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, ये दोनों कॉल ऑप्शन बाय करते हैं, 10-10 हजार रुपये दोनों पर, दोनों एक ही सेटअप लेंगे, ठीक है ना, एक ही स्टॉक है, एक ही सेटअप है। अब एज्यूम करो कि उस ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं,
उस स्टॉक का शेयर का जो भी है या इंडेक्स है उसका एक लॉट 1,000 रुपए का है। जो ट्रेडर ये है हमारे उस सेटअप को देखकर हमारे ट्रेडर ए को एक लालच आया कि मैं 10 के 10,000 रुपए इसी ट्रेडिंग में लगा देता हूँ, ये बहुत अच्छा सेटअप है और ये मुझे माला माल कर देगा। ट्रेडर भी है, इसने अपने लालच को कंट्रोल रखा। उसने देखा कि मैं बस एक ही लॉट खरीदूंगा, वो अपना बस 10% लगाएगा ट्रेडिंग में, वो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता। ये क्या है, ये बस प्रॉफिट देख रहा है ट्रेडर है। ये ट्रेडर भी क्या कर रहा है, ये रिस्क भी देख रहा है। ठीक है ना, कैप ऑप्शन में अच्छा खासा लॉस होता है, रिस्क रिवॉर्ड बहुत हाई, बहुत अच्छा लॉस होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो ट्रेडर ये अपने लालच को कंट्रोल नहीं कर पाया, उसने 10 के 10,000 रुपए लगा दिए इस एक ट्रेड में। ट्रेडर बी ने अपने लालच को कंट्रोल करा, उसने बस 1,000 रुपए का एक लॉट खरीदा, उसने सिर्फ 10% अपना कैपिटल को उसमें लगाया। अब आप खुद बताइए कि कौन से ट्रेडर को प्रॉफिट होने के चांस ज्यादा है। देखिए, मेरे हिसाब से ट्रेडर बी को, और हो सकता है आपको भी लग रहा हो, ट्रेडर बी को ही लॉस होने के चांस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि देखिए, ट्रेडर बी जब ट्रेड लेगा तो उसको बिल्कुल भी कुछ डर नहीं होगा। उसने सिर्फ अपने इस ट्रेड पर कुल 10% कैपिटल लगाया, वो आराम से बैठेगा। और उसने 10 के 10% भी अगर लूज कर दिया तो उसके पास बचे हुए 90% कैपिटल अब भी है, वो नेक्स्ट ट्रेड ले सकता है। लेकिन ट्रेडर बी है, देखिए इसके साथ होगा क्या, मान लीजिए ट्रेडर बी ने जैसे ट्रेड ली, इसमें 10,000 रुपए लगा रखे और हमें पता है कि ऑप्शन जो प्रीमियम होता है वो बहुत ही हाई वॉलेटिलिटी होती है उसमें। मान लीजिए उसने एक दो घंटे बाद ही, जैसे उसने ट्रेड लिया उसके एक दो घंटे बाद ही या फिर नेक्स्ट डे उसके स्क्रीन पर 2-3 हज़ार रुपए का मान लीजिए लॉस दिखना स्टार्ट हो गया। तो क्या होगा, ये ट्रेडर ए जो है ये डर जाएगा। क्यों डर जाएगा, घबरा जाएगा इस वजह से क्योंकि इसको जो लॉस दिख रहा है ना वो 20%, अपने टोटल कैपिटल का 20% लॉस दिख रहा है। दो, और देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग में वोलेटिलिटी बहुत हाई होती है, 3,000 4,000 5,000, इनफैक्ट कितने रुपए का भी हो सकता है, 4,000 5,000 रुपए का। जैसे उसे लॉस दिखाई देगा, उसे दिखाई देगा कि मैं 40% 40-50% कैपिटल लूज करूँ, तो क्या करेगा, उस ट्रेड से लूज कर जाएगा। और होता क्या है मोस्टली कि जैसे ही वो इस ट्रेड से एग्जिट कर जाएगा ना, तो जैसे उसने सोचा था कि इसने देखिए कॉल बाय करी थी ना, जैसे उस ट्रेड से एग्जिट करेगा तो ट्रेड उसके डायरेक्शन में जाने स्टार्ट हो जाएगी, वो ट्रेड वो स्टॉक इंडेक्स जो भी है वो बढ़ने लग जाएगा। और वो देखकर रोएगा कि काश अगर मैं इसको होल्ड करता तो मैं 10,000 के लेट से 20,000 30,000 50,000 1 लाख रुपए कमा सकता था। लेकिन हुआ क्या, उसने अपने ग्रेड को डर को काबू में नहीं रख पाया, जिसकी वजह से जहां पर वो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकता था वहां पर उससे क्या हुआ, लॉस हुआ। लेकिन वही जो हमारा दूसरा ट्रेडर है, आ, उसकी स्क्रीन पर भी मान लीजिए उसने 1,000 रुपए का एक लॉट लिया था, नेक्स्ट जो नेक्स्ट डे मान लीजिए जिस टाइम पर इस ट्रेडर ए को 4-5 हज़ार रुपए का लॉस दिख रहा था, इस ट्रेडर को भी 50% का लॉस, मतलब कि कुल 1,000 रुपए का कुल 50% कितना होता है, 500 रुपए का दिख रहा था। लेकिन ये उसे देख के घबराया नहीं। क्यों? 500 रुपए, 10,000 रुपए का इसके पास जो टोटल कैपिटल थी, लॉस कितना दिख रहा है, कुल 500 रुपए। वो क्या है, कोई बात नहीं, 500 छोड़ा, अगर 1,000 के 1,000 भी लॉस में चले जाए तो मुझे कोई टेंशन नहीं। तो उसने अपने ट्रेड को क्या करता है, होल्ड करता है। ट्रेड को जब वो होल्ड करता है तो, और जब ट्रेड उसके डायरेक्शन में जाना फिर स्टार्ट होती है, वो ट्रेड को टाइम दे पाता है। तो होता क्या है कि वो लेट से हो सकता है उसने 3,000 4,000 5,000 रुपए यहाँ तक कि 10,000 रुपए भी कमाए। ठीक है ना, तो मैंने आपको इस एग्जाम्पल समझाया कि ग्रीड फियर को कंट्रोल करके एक ट्रेडर जिन दोनों ने मान लीजिए सेम टेक्निकल एनालिसिस सेम पैटर्न सेम सेटअप अप्लाई करा था, एक ट्रेडर लॉस में हो गया, एक ट्रेडर प्रॉफिट में हो गया। क्यों? अपने इमोशंस की वजह से। तो ये तीसरा रीजन मैंने आपको समझाया। एक और जो बहुत ही डेंजरस इमोशन होता है जिसकी वजह से हमें ट्रेडिंग में लॉस होता है, वो होता है पेशेंस नहीं होना। ठीक है, देखिए पेशेंस एक ऐसी चीज है जो हमें टेक्निकल एनालिसिस को हमें फॉलो ही नहीं करना देता। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने एक सेटअप बनाया है कि हम बस ट्रेड जब ही लेंगे कि जब हमारा प्राइस सपोर्ट के पास होगा, और यहाँ पर जब कोई बुलिश पैटर्न आएगा हम तभी ट्रेड लेंगे। देखिए होता क्या है, पेशेंस जो होता है ये इमोशन, ये क्या करता है, आपके साथ खेलता है। अ, जैसे ही मार्केट में कोई न्यूज़ आएगी, और अब जब वो न्यूज़ आपके दिमाग पर हावी होगी कि वो न्यूज़ ऐसी आई कि मार्केट अब ऊपर जा रहा है, किसी न्यूज़ की वजह से सीज फायर की न्यूज़ आ गई, कहीं जंग हो रही थी, मार्केट नीचे जा रहा था, सीज फायर की न्यूज़ आ गई, मार्केट ऊपर जाने लगा। तो हमारे मन में क्या आता है, ग्रीड आता है। और इस ग्रीड की वजह से हम क्या करते हैं, पेशेंस हम लूज कर जाते हैं कि यहाँ पर हमारा कोई सेटअप था भी नहीं, लेकिन हमने अपने सेटअप आने का हम पेशेंस हमने नहीं रखा, और हमने उस ग्रेड में अगर हमने अपनी क्या करी, हमने ट्रेड ले ली। और फिर होता क्या है, मोस्टली केसेस में ऐसा क्या होता है, हमें लॉस ही होता है।
इस वीडियो का एंड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझाकर करना चाहूंगा। देखिए, अब मेरी इस वीडियो को देखकर आपको ऐसा लग सकता है कि अगर मैं टेक एनालिसिस दोबारा सीखूंगा, मैं साइकोलॉजी सीखूंगा, मैं मार्केट के कॉन्टेक्स्ट को भी ध्यान में रखूंगा, और आपको हो सकता है ऐसा लगने लगा हो कि मैं इन सब चीज़ों को सीखकर मैं बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा लूंगा। तो देखिए, आप गलत सोच रहे हो। जी हाँ, आपको देखिए, मुझे सुनकर आपको थोड़ा हैरानी हो रही होगी कि मैंने आपको अभी तक बेवकूफ़ बनाया। तो देखिए, बेवकूफ़ नहीं बनाया, मैं अभी तक स्टार्टिंग से लेकर अब तक मैं आपको सच्चाई बता रहा था, और आगे भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सच्चाई बता रहा हूँ। देखिए, ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टिंग हो, आज तक एक भी ऐसा मेथड कोई भी डेवलप नहीं कर पाया है जो 100% सक्सेसफुल हो प्रॉफिट कमाने का मार्केट में। आज तक कोई भी ट्रेडर ना कोई इन्वेस्टर ऐसा मेथड डेवलप कर पाया है कि आप 10 में से 10 बार उसे अप्लाई करो और आप प्रॉफिट में आ जाओगे। ठीक है, मैं बहुत आसान से एग्जांपल समझाना चाहूंगा कि लेट्स से एक बहुत ही टेक एनालिसिस में एक काफी कॉमन वर्ड होता है कि ब्रेकआउट पैटर्न यूज करते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न में, कि कोई फ्लैग बनना है, मार्केट ने ऊपर ब्रेकआउट करा तो क्या करो, बाय कर लो। ठीक है ना, कि शॉप में कि ये प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये बात किसी ऑपरेटर को पता है। ठीक है ना, ये बात किसी ऑपरेटर को पता है कि यहाँ पर भी एक कोई ब्रेकआउट हुआ है। ऑपरेटर कौन, जिसके पास मार्केट मार्केट को चलाने की पावर है, बहुत सारा पैसा है, कि वो किसी भी शेयर को बहुत ही आसानी से उसका प्राइस घटा बढ़ा सकता है। ठीक है ना, तो मान लीजिए कोई फ्लैग वाला पैटर्न आया। ठीक है ना, या किसी शेयर ने अपनी रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेकआउट करा, और ये सिखाया जाता है टेक्निकल एनालिसिस में कि ब्रेकआउट करा तो अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हो तो आप शेयर को बाय करो, और कि ये शेयर ऊपर जाएगा, ऐसा सिखाया जाता है कि चांस है कि शेयर ऊपर जाएगा। ये बात ऑपरेटर को भी पता है जो मार्केट को हिला सकता है। और मान लीजिए ये ऑपरेटर उस शेयर को बेचना चाह रहा है, वो प्रॉफिट बुक करना चाह रहा है, तो जब ये भी ऑपरेटर देखेगा ना उस लेवल पर कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं जो यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, कल को खरीदेंगे या फिर ऐसे किसी डे के एंड में खरीदेंगे, तो ये ऑपरेटर इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएगा। ये यहाँ पर शेयर को क्या करना चालू कर देगा, बेचना चालू करेगा। और मान लीजिए कि उस ब्रेकआउट जब हुआ है, वहां पर बस डिमांड जो आई इस ब्रेकआउट की वजह से 5 लाख शेयर को खरीदने गए, और ये जो ट्रेडर है ये पहले से 10 लाख शेयर को बेचने के लिए बैठा हुआ था। तो ये क्या करेगा, वहां से सप्लाई बढ़ाएगा, वहां पर उस मौके का फायदा उठाएगा। तो हो क्या सकता है इसके साथ, और भी जो ऑपरेटर है वो भी इसके सब आपस में हो सकता है बहुत सारे ऑपरेटर मिले हुए हों और वो भी अपने शेयर को बेचना चाह रहे हो। तो और ये भी हो सकता है कि इनफैक्ट ब्रेकआउट ही इन्होंने बनाया है, ब्रेकआउट ही इन्होंने बनाया ये दिखाने ताकि जिससे कि क्या है, बहुत सारे ट्रेडर्स आ जाएं, बाय करने के लिए आ जाएं, बहुत कुछ उस लेवल पर कुछ डिमांड आ जाए जिससे अपने शेयर्स को बेच पाए। तो ब्रेकआउट को देखकर क्या हुआ, लोगों के मन में ग्रीड आया कि ब्रेकआउट हम खरीद लेते हैं, ये ऊपर जाएगा और हम बहुत अच्छे प्रॉफिट कमाएंगे। ठीक है ना, ग्रीड आया। अब ये तैयार बैठे थे कि जैसे ही अब ट्रेडर आए उसे खरीदने, इन्होंने बेचना चालू करा। धीरे धीरे बेचते गए, ये खरीदते गए। एक पॉइंट ऐसा आता है कि ट्रेडर बहुत सारे शेयर ये खरीद चुके होते हैं, लेकिन अभी ये कंटिन्यूस रखते हैं बेचना। और होता क्या है, वो जब ब्रेकआउट है एक फॉल्स ब्रेकआउट में बदल जाता है, प्राइस ऊपर जाने के बजाय इन ऑपरेटर्स के सप्लाई की वजह से प्राइस नीचे आने लग जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि टैगन एनालिसिस कोई एक मैजिक फॉर्मूला नहीं है कि आप उसको सीख लोगे तो आप 100% प्रॉफिट करोगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर मार्केट में हर कोई किसी न किसी को हराने के लिए बैठा है। हर कोई दूसरे के पॉकेट से अपनी जेब में पैसा लाने के लिए बैठा है किसी दूसरे की जेब से। तो अब बात आती है कि अब इसका भी सॉल्यूशन क्या है। ठीक है ना, कि टेक्निकल एनालिसिस भी वर्क नहीं करता, तो इसका सॉल्यूशन क्या है। तो देखिए, यहीं से कॉन्सेप्ट आता है रिस्क रिवॉर्ड रेशो का। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशो का मतलब क्या है कि लेट से आपने कोई तीन ट्रेड ली, और उन 3 ट्रेड में मैं पहला केस लेता हूँ कि आपने पहले ट्रेड में कमाया 500 रुपये, दूसरे ट्रेड में कमाया अपना 500 रुपये, लेकिन आपने तीसरे ट्रेड में लॉस कर दिए 5,000 रुपये। तो देखिए, आप देखिए 3 में से 2 ट्रेड में तो आप प्रॉफिटेबल हो, लेकिन बस एक ही ट्रेड में प्रॉफिटेबल नहीं हो, लेकिन उस ट्रेड में लॉस इतना ज्यादा है कि आपके आने वाले हो सकता है आपके आने वाले ट्रेड के जो प्रॉफिट है ना वो उसको कवर ना कर पाए। तो इस केस में क्या था, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत बेकार था। आप जब कमाते हो तो कुल 500 रुपये कमाते हो, जब आप लूज करते हो तो 5,000 कर देते हो। तो तो हमें क्या करना चाहिए, इसका क्या सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन ये है कि अ, हमें अपना रिवॉर्ड ज्यादा होना चाहिए रिस्क के मुकाबले। ठीक है ना, हम जब कमाएं लेट से
जब कोई किसी ट्रेड से अगर हम प्रॉफिट कमाएं तो उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होना चाहिए लॉस के मुकाबले, ठीक है। लेट्स से कि हम जब किसी ट्रेड में हम लूज करते हैं तो 1000 का करते हैं, और जब हम कमाते हैं तो हम 3000 रुपये कमाते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो रिस्क रिवॉर्ड कहा जाएगा 1:3 कहा जाएगा। वन बहुत सारे लोग 1:5 फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग 1:9 फॉलो करते हैं। यहाँ तक कि अ, होता क्या है कि ट्रेडर्स जो टारगेट सेट करते हैं 1:3 1:4 का करते हैं, लेकिन बहुत बार क्या होता है जब हम ट्रेडिंग में हम बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं, हम डिसिप्लिन रूल्स फॉलो करते हैं, तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे ट्रेड ऐसे आते हैं, ऐसे करियर बनते हैं कि 1:20 1:30 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो अपने आप ही फॉलो हो रहा होता है लॉन्ग टर्म में। तो ठीक है, तो अगर आपको ये सब सीखना है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।